हेलो, गुड आफ्टरनून गाइज। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लाया हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। और यही क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपके एग्जाम में आने के इसके चांसेस रहते हैं। तो जीएस की वीडियोज़ के अंदर हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें क्या करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। ठीक है, डेली आपको एक ना एक वीडियो मिलती रहेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के या डेली मिलती रहेंगी। वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, ये जो प्रिंट फॉर्म आपको वीडियो में नज़र आ रही है क्वेश्चंस की, ये इंग्लिश में है और ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी या आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यही क्वेश्चन आप हिंदी में भी देखते जाएं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये क्वेश्चन हिंदी में देखते जाएं, और साथ में इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्वेश्चन तो आपको उनके सामने है ही स्क्रीन पे। चलो, मैं क्वेश्चन हिंदी में ही बताता रहूँगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इक्विवेलेंट वेट का और वैलेंसी का, वो कैसे है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो एटॉमिक वेट और वैलेंसी का मल्टीपल होता है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा सी। क्योंकि क्यों कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू द प्रोडक्ट इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी इक्वल टू एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन ने फॉर्मूला लिख दिया, इक्विवेलेंट और वैलेंसी को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको एटॉमिक वेट मिल जाएगा। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, एटॉमिक वेट। तो इक्विवेलेंट वेट बेसिकली जो मोलर वेट होता है, जो हमारा क्या होता है जनरली ग्राम में वेट आता है, वो इक्विवेलेंट वेट होता है। एटॉमिक वेट के अंदर हम ना आइसोटॉप्स भी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हम सारे आइसोटॉप्स ले लेते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट वेट के अंदर तो हम सारे आइसोटॉप्स नहीं लेते, जो जनरल हमारा मेन एलिमेंट है वो ले लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। और अगर मान लो वैसे इनका प्रोडक्ट करवाना हो इक्विवेलेंट वेट का और इसका प्रोडक्ट आपको करवाना हो, तो हमारा एटॉमिक वेट के बराबर आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया इनमें से कौन कौन सी हो रही है। तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास के अंदर बता रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है केमिकल रिएक्शन जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शंस वो होती है जिसको आप रिवर्स नहीं करते, एक बार हो जाएगी तो हो ही जाएगी, चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसमें दे रखा है सॉल्टनेस ऑफ मिल्क। मिल्क अगर खट्टा हो गया है ना, फट गया, तो आप उसको दोबारा से पहले जैसा मिल्क नहीं बना सकते, है ना। तो ये हमारी क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। दूसरा क्रिस्टलाइज, तो इसके अंदर मेल्टिंग ऑफ आइस। अच्छा, आइस अगर पिघल जाती है तो आइस से वाटर बन जाता है, और लेकिन हम उसी वाटर से दोबारा आइस बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी हमारा एग्जाम्पल नहीं है केमिकल चेंज का। वहीं पे हमारा क्रिस्टलाइज सॉलिड क्लोराइड। सॉलिड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारा बेसिकली NaCl क्या है, नमक है। NaCl को हम दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हैं। अगर हमने उसका क्रिस्टल बना लिया है, हमें दोबारा फॉर्म लानी है तो हम उसके दोबारा क्रिस्टल बना सकते हैं। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल नहीं है। तो इस केस में हमारा पहले वाले केस का तो सी आंसर था, इसका भी हमारा सी ही आंसर है। मीन्स हमारा सी कि सॉल्टनेस ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना। ठीक है, मिल्क का खट्टा होना हमारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो हम इसको हम ले सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो ये उसी चीज को रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें रासायनिक बदलाव कौन सा नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। रासायनिक बदलाव वही होते हैं जो आपको मैंने पहले बताया था कि वो जिनको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, वो रासायनिक बदलाव है। जैसे कि कर्लिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाना, ये हमारा रासायनिक बदलाव है। फ्रूट्स का पकना रासायनिक बदलाव है। खाने का पच जाना, डाइजेशन हो जाना, ये भी रासायनिक बदलाव है। तो हमारा रासायनिक बदलाव कौन सा नहीं है, पानी का जमना। पानी अगर जम जाएगा तो हम दोबारा उसकी क्या कर सकते हैं, दोबारा हम उसको पानी के रूप में ला सकते हैं। अगर हमारा आइस बन गई तो वही हमने पहले रिपीट करा है। तो ये सेम रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, बस एग्जाम्पल से लगे, सी इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट पिघलना शुरू कर दे। ठीक है ना, गलना शुरू कर दे, तो वो आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित से किस में से गलनांक नहीं है। तो किसका एक फिक्स गलनांक नहीं है। तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन का गलनांक है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, उसका फिक्स गलनांक है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक फिक्स होता है, मरकरी का फिक्स होता है। ग्लास का गलनांक फिक्स नहीं होता। तो ग्लास हमारा आंसर है कि विच डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका फिक्स गलनांक नहीं है। क्योंकि ग्लास क्या होता है ना, अगर ग्लास की विंडो यार बहुत पुरानी भी हो गई है तो उसका ना ग्लास ऐसा है, ग्लास एक लिक्विड है जिसको हमने ठोस बना लिया है। तो कुछ टाइम के बाद गिलास क्या करेगा, खुद ही पिघलने लग जाएगा।
तो उस हिसाब से ग्लास का एक फिक्स गलनांक नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका गलनांक हम बता ही नहीं सकते ग्लास का। तो ये रीजन है कि ग्लास का कोई गलनांक नहीं है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिस मेटल इज वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारी क्या बोलते हैं, मिस मेटल का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, क्या बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, मिस मेटल ना एक अलॉय है। अलॉय मैंने आपको बताया था क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र मेटल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु आपको पहले ही पता है क्या है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक मेटल्स मिल जाती हैं ना, मेटल्स प्लस मेटल्स मिलके आपकी अलॉय बनाती हैं, या कभी कभी मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, ये मिलके भी आपका अलॉय बनाते हैं, ठीक है ना। तो समटाइम्स हमको ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम अलॉय बनाते हैं। अलॉय का प्रॉपर यूज होता है, क्योंकि अगर मान लो अलॉय हमने सही से बना लिया तो वो अलॉय क्या करता है ना, स्ट्रॉन्गनेस देता है चीज़ को, और वो काफ़ी टाइम तक चल सकता है। तो कौन सी मेटल है जो क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर कर सकती है, मिस मेटल क्या मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि मिस मेटल भी हमारा क्या है, एक अलॉय है। मिस मेटल बेसिकली अलॉय है। अब ये अलॉय क्या बनाने का काम आती है, ये वाली जो अलॉय बनाने का काम आती है, सिगरेट लाइटर्स। सिगरेट के जो लाइटर्स है ना, उसके अंदर जो बनी होती है वो हमारी मिस मेटल ही उसमें जो है वो यूज होती है। तो मिस मेटल जो मिश्र धातु है हमारी सिगरेट के अलॉय है। तो फिफ्थ का आंसर है सी। तो सिगरेट के अलॉय बनाने में जो है हेल्पफुल है मिस मेटल। नाउ एन एटम कैन अचीव ऑक्टेट बाय। एक परमाणु है तो वो अपना ऑक्टेट कैसे अचीव करता है, ठीक है ना। तो परमाणु जो होता है आपको पता ही है, परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। यानी कि अगर हमने बहुत लंबी लाइन खींच ली तो इस लाइन का ऐसा पार्ट जिसको और भी डिवाइड नहीं कर सकते, काफ़ी छोटा है, इस पॉइंट से भी छोटा जो नज़र ना आए, वो हमारा एटम है। तो एटम क्या करता है ना, एटम की वैलेंसी होती है। वैलेंसी का मतलब मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन में भी आया था। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आपको ये ना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद करनी है 30 तक। जितनी जल्दी आप याद करोगे उतना ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो एटम हमारा ऐसे अरेंज होता है, सेंटर में होता है उसके न्यूक्लियस, बाहर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं भरे होते, सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भरे होते हैं। यानी कि पहले ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घिरे होते हैं। तो जो हमारा पहला ऑर्बिट होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो अगर मान लो हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे 7 रह गए, तो हम एक क्या करते हैं, एक दूसरे से ले लेते हैं, बाहर से हम एक ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, जैसे एक फालतू है तो हम क्या करेंगे, एक दे देंगे, ठीक है। तो जो काम करना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना या इलेक्ट्रॉन गेन करना, वही उस परमाणु की, वही उस एटम की वैलेंसी होती है, ठीक है ना। तो वैलेंसी का ये फायदा होता है कि कोई भी जो एटम है ना, वो अपने बाहर ना 8 रखना चाहता है। 8 रखने के लिए क्या करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन साझा करता है, प्राप्त करता है, देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, खोएगा, तो ये दोनों काम कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा या खो दिया जाएगा। तो ऐसे करके एक होता है शेयरिंग। शेयरिंग में कैसे होता है, शेयरिंग में बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो CO2 का बना रहे हैं, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी है 4 हमारी, तो COO, ठीक है। तो कार्बन के 2 वैलेंसी बाहर, ये यहाँ भी लिख दी, 2 वैलेंसी यहाँ लिख दी। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी 6, तो ये हमारे ऑक्सीजन के हो गए 8। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे ऑक्सीजन के फिर हो गए 8। तो ये हमने ऑक्सीजन का बना दिया। अब यहाँ कार्बन का भी देखो आप ध्यान से, तो कार्बन के भी हो गए ऐसे करके 8, 4 यहाँ के 4 यहाँ के, तो ये हो गया शेयरिंग। ऐसे करके जब हम इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो इसको कहते हैं साझा करना या शेयरिंग करना। तो शेयरिंग करके भी क्या बोलते हैं ना, बॉन्डिंग बनाई जा सकती है। तो एक परमाणु ना अपना ऑक्टेट बाहर, ऑक्टेट का मतलब होता है, क्वेश्चन में ऑक्टेट है, ऑक्टेट का मतलब है बाहर वाली कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। तो एक परमाणु बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या तो शेयरिंग करके दे देगा या ऐसे करके लेकर या खोकर दे देगा। तो इन दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ओके, तो इसका आंसर जो हमारा आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, ठीक है ना। तो क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ये, या तो क्या बोलते हैं ले भी सकता है या दे भी सकता है। तो 6 का आंसर आ जाएगा डी। तीनों काम हो सकता है, लेता भी है, छोड़ता भी है और साझा भी करता है। ओके, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। उससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। कार्बन के जो कंपाउंड है हमारे, ठीक है ना, कार्बन के जो कंपाउंड, कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। एक बात ये ध्यान रखनी है,
सबसे ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के होते हैं। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड बनाता है ना, ऐसे करके सिंगल बॉन्ड के, तो वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में कहते हैं उसको संतृप्त कार्बन यौगिक। तो संतृप्त कार्बन यौगिक हमारे ऐसे बनते हैं सिंगल सिंगल चेन में, है ना। तो इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है ज़्यादातर, तो ऐसे करके हाइड्रोजन जुड़ जाता है इनके साथ। अब ये ऐसे करके अगर कार्बन हमने यूँ ले लिया, फिर हमारा हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा इसके साथ। तो एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनते हैं। देखो 3 हाइड्रोजन के बन गए इस कार्बन के साथ, और एक बन गया कार्बन का। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन के 2 कार्बन के बॉन्ड बन गए। तो एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। जितनी वैलेंसी होगी उतने बॉन्ड बनाएगा। तो हमने क्या कर दिया, तो कह रहा है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड यानी कि संतृप्त कार्बन यौगिक हैं जो हमारे, वो किस प्रकार का चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं या ब्रांच चेन बनाते हैं। तो हमें देख के पता लग रहा है साफ साफ कि वो दोनों बना सकता है। या तो हमने जैसे अगर क्या करा, कार्बन को ऐसे करके बनाते चले गए तो हमारा स्ट्रेट बन जाएगा, और अगर कार्बन को हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो हमारा ब्रांच बन जाएगा। तो दोनों, तो डी, बोथ ए एंड डी। 7th का आंसर आ जाएगा हमारा डी। तो दोनों टाइप से हमारा बना सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन फ्रांस। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है और एरिया ध्यान रखना है कि हाँ फ्रांस के अंदर है ये हमारा थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि फर्मी क्यूरी प्लॉट इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ बीटा डीके। बीटा डीके क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ना रेडिएशन निकलती है, उसकी स्टडी के लिए हम फर्मी और क्यूरी का प्लॉट ग्राफ स्टडी करते हैं। वो इस प्रकार से दिखता है। तो हमको बस याद रखना है कि फर्मी क्यूरी प्लॉट जो है वो बीटा डीके के लिए निकलता है। तो कुल मिला के हमारा जो है ये 8th में दोनों चीज़ें सही हैं, सी दोनों बातें सही हैं। आपको जगह याद रखनी है ITER, आई इसमें मिस है, आई में लिख देता हूँ इंटरनेशनल है उसका मतलब, आई का मतलब है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये फ्रांस के अंदर है। ठीक है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर है हमारा, उसकी स्टडी करी जाती है। ठीक है। तो थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी की स्टडी करी जाती है वहाँ पे। और फर्मी क्यूरी का ग्राफ हमारा बीटा किरणों के लिए होता है, बीटा डीके को मेजर करने के लिए। तो ये बेसिकल रेडिएशन वगैरह में काम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फुल फॉर्म ऑफ सोफार इज साउंड फिक्सिंग एंड रेंजिंग चैनल। तो सोफार की जो फुल फॉर्म है हमारी वो है साउंड फिक्सिंग एंड रेंजिंग चैनल। ठीक है। और दूसरा हमारा कह रहा है ये कि मैक नंबर इज मेजर फॉर वॉल्यूम। अब ये गलत है, ये मैंने क्लास में करवाया है मैक नंबर। मैक बेसिकली हम साउंड के लिए यूज करते हैं, ना कि वॉल्यूम के लिए। ठीक है, साउंड के लिए यूज करते हैं। 1 मैक में बराबर होता है स्पीड ऑफ साउंड, 1 मैक बराबर होती है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। अगर 1 मैक में क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर स्पीड की जो साउंड होगी वो हमारी 1 मैक होती है। ठीक है। 1 मैक से 5 मैक तक को कहते हैं हम सुपरसोनिक, और 5 मैक से जब ज़्यादा आप चले जाते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। मोर देन 5 मैक इसको कहते हैं हम हाइपरसोनिक। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा सेकंड तो गलत है, तो फर्स्ट सही है, तो हम 9th का ए लगा सकते हैं। नाउ आइसोटोप्स हैव इक्वल मास नंबर, आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ये मैंने क्लास में करवाया, बहुत बार डिस्कस। आइसोटोप्स हमारा होता है जिसका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो इक्वल मास नंबर क्या रखा है इसने, गलत बात है ये। समस्थानिकों में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास गलत होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और आइसोबार ये दोनों अपोजिट कर रखे हैं, ये गलत है। समभारिक जो होते हैं उसके अंदर समान परमाणु द्रव्यमान होता है, ना कि समान एटॉमिक नंबर। तो मैं आपको बता देता हूँ आइसोटॉप्स का एग्जांपल। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3। ठीक है। तो ये हमारे आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा है एक। ठीक है, नीचे तो हमारा सेम एटॉमिक नंबर हो गया। वहीं पे हम मास नंबर अलग अलग नजर आ रहा है। ऊपर वाला जो होता है वो मास नंबर होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है ऊपर वाला, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। वहीं पे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, आर्गन और इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का 18 है, लेकिन आर्गन का मास 40 है, कैल्शियम का भी 40 है। ठीक है। तो इसमें ये हमारा आइसोबार का एग्जाम्पल है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये डिफरेंट है लेकिन मास नंबर आपका सेम है। तो ये हमारा आइसोबार्स है। तो दोनों गलत थे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। कोई भी इसका जो है वो सही नहीं है हमारा, तो ये डी। तो थैंक्स, आप इसको करना तैयार अच्छी तरीके से इस वीडियो को।
ठीक है, और प्रिपेयर करना, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, मैं टेस्ट वगैरह में भी आते हैं, पूछते भी हैं, वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे।